नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम एक मंच है आपके लिए जिस पर आप सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए खेती किसानी से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान जान सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या हम विषय आपके लिए लेकर आए हैं जिसके संदर्भ में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, बता देते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं गन्ने की बुआई के बारे में। जी हाँ, ये दोनों ही विषय हैं हमारे जिन पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या का आप यहां पर सामना कर रहे हैं, किसी किस्म के बारे में जानना चाहते हैं, तैयारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर बता देते हैं 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए परिचय करवा देते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रवण सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ बता दें आपको हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर मिंटू मीणा, जो बता दें वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल हरियाणा में। डॉक्टर मीणा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में, और वो भी ग्रीष्मकालीन पत्तेदार सब्जियां जो हैं, और साथ ही साथ हम आपको जानकारी देंगे गन्ने की बुआई के बारे में। तो इन विषयों के संदर्भ में कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हम आपकी फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ हम हमारी आज चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर सिंह, बात करते हैं हम पत्तेदार सब्जियों की। तो हमारे देश में कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां हैं और साथ ही साथ इनका जो प्रचलन है काफी बढ़ रहा है, इसके बारे में भी आप बताएं। हाँ, देखिए, पत्तेदार सब्जियां यदि हम विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है या भारतीय चिकित्सा विज्ञान जो परिषद है उसकी रिपोर्ट्स को देखें तो उसकी एक रिकमेंडेशन रहती है कि लगभग प्रतिदिन हमें 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए और उसमें 1/3 हिस्सा है वो पत्तेदार सब्जियों का हो। क्यों ऐसा हो? क्योंकि इसमें जो खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर की जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति इन सब्जियों से हो जाती है और ख़ासकर पत्तेदार सब्जियां ऐसी चीज़ों में भरपूर मात्रा में होती हैं। एक तो ये कारण है इसका। दूसरी कारण ये है कि इन पोषक तत्वों का सबसे सस्ता और सतत यदि स्रोत है तो पत्तेदार सब्जियां होती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हुए हैं तो इन पत्तेदार सब्जियों की तरफ भी जाने लग गए हैं और रुझान बढ़ा है लोगों का। रुझान बढ़ा है और साथ ही साथ जो विज्ञान की अपनी तकनीकियां हुई, नई किस्में विकसित आई हैं, नई नई फसलें आई हैं, तो उससे भी लोगों का इनके प्रति ज़्यादा रुझान आया है। और साथ ही किचन गार्डन हो या होम गार्डन हो, छोटे छोटे गमलों में भी उगा करके लोगों को इनकी जब अच्छी पौष्टिकता मिलती है तो डेफिनेटली लोगों का इनके प्रति रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी, तो काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है, चाहे हम स्वास्थ्य के लिहाज से ले लें या फिर हम इसकी खेती के व्यावसायिक खेती की ही क्यों ना बात कर लें। अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं हमारे किसान और स्वास्थ्य के लिहाज से तो ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो ही रही है। और ऐसे में हमारे किसान यानी कि आप लोग अगर इसकी खेती करना चाहते हैं, किस तरह की आपको तैयारियां करनी है, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा दें एक खास रिपोर्ट। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे शरीर के विकास और अच्छी सेहत के लिए जरूरी होती है क्योंकि इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। भारत में कई तरह की हरी सब्जियों की खेती की जाती है। इनमें से कुछ है पालक, चौलाई, सरसों, मेथी, सहजन की पत्तियां और पुदीना आदि। हरी पत्तेदार सब्जियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सब्जियां। शीतकालीन सब्जियों में पालक, मेथी, विलायती पालक और सरसों आदि आते हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन हरी पत्तेदार सब्जियों में चौलाई, छोटी चौलाई, कुल्फा और पोई आदि आते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पत्तेदार सब्जियों की बुआई गर्मी के मौसम में फरवरी से मार्च तक की जा सकती है। वहीं वर्षा ऋतु में जून के अंत से जुलाई तक पत्तेदार सब्जियों की खेती की जाती है। अगर बात चौलाई की करें तो चौलाई गर्म जलवायु की फसल है और मैदानी इलाकों में इसकी खेती ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में करते हैं। चौलाई की बुआई के लिए 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं। बुआई से पहले किसान खेतों को जोतकर समतल कर दे,
किसान चौलाई की पूसा किरण, पूसा कीर्ति, पूसा लाल चौलाई, बड़ी चौलाई और छोटी चौलाई आदि किस्में लगा सकते हैं। पूसा किरण किस्म की पत्तियां काफी मुलायम और चौड़ी होती है। वहीं पूसा कीर्ति किस्म के पौधे 6 से 8 सेंटीमीटर लंबे और 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इसके मुलायम तनों पर 1.3 से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पत्तियां लगती है। इसकी पहली कटाई 30 से 35 दिनों बाद की जाती है और 70 से 80 दिनों तक 3 से 4 कटाई की जाती है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी पत्तेदार सब्जियों की खेती पर। आइए हमारी चर्चा जो है उसको आगे बढ़ा लेते हैं और हमारा जो अगला विषय है गन्ने की बुआई, उस पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मीणा, गन्ने की बुआई की हम बात करें तो आप सबसे पहले तो बता दें कि ये जो नकदी फसल है इसकी बुआई का उपयुक्त समय कब तक है? जी देखिए, गन्ने की जो बुआई है वो 2 समय में की जाती है हमारे यहाँ पे इंडिया में। जो एक तो शरदकालीन है, एक अपना बसंतकालीन है। तो शरदकालीन बुआई है वो हम सितंबर के द्वितीय पखवाड़े से और अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक करते हैं जी। और जो बसंतकालीन बुआई है उसमें हम मध्यम फरवरी, जो मिड फरवरी है, उससे मार्च के अंत तक, मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च तक इसकी बुआई करते हैं जी। इसके अलावा कुछ किसान जो गेहूं काटने के बाद मई में भी मतलब इसकी करते हैं, मतलब बुआई, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। उसके इसमें हमें प्लांट पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ती है जी। तो हम कह सकते हैं कि वसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। हमारे किसानों को बिल्कुल यहाँ तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो किस तरह की तैयारियां करनी है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा दें एक रिपोर्ट। हमारे देश में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ने का विशेष योगदान है। उत्तर भारत के लगभग 60 से 65% भूभाग पर गन्ने की बुआई बसंत काल में आर्द्रता जमाव और बढ़वार के अनुकूल की जाती है। किसी भी क्षेत्र में शीघ्र पकने वाली, मध्य और देरी से पकने वाली किस्मों को एक निश्चित अनुपात 30-40-30 में ही बोना चाहिए। 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों को 5 मिनट तक 250 ग्राम एरिटॉन के 100 लीटर पानी के घोल में उपचारित करें। किसान किसी भी तरह की दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। गन्ने की बुआई 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर बनी कुंडरों में 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों के लिए गन्ने की जल्दी पकने वाली उन्नत किस्में जैसे COH 92, COH 56, COJ 64 और पंत 84211 लगाना बेहतर रहता है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोशा 8436 और कोशा 687 प्रमुख है। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के लिए मध्य व देर से पकने वाली गन्ने की उन्नत किस्में जैसे COH 110, COS 767, COH 1148, COH 199, COH 99, COS 8436, CO 7717 और कोशा 269 लगाना बेहतर रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए UP 12, UP 15, कोशा 8407, कोशा 767 और कोशा 7198 प्रमुख हैं। गन्ने की फसल में मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। अगर मृदा परीक्षण ना हुआ हो तो बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 60 से 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश का उपयोग करें। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बता दें आपको, एक बार फिर याद दिला दें कि आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपको बस एक काम करना है, अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर डायल करना है और जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनकर उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ा लें और डॉक्टर सिंह आपका रुख करना चाहूंगी। आपने बताया कि पत्तेदार सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है, फायदे भी अनेक हैं इसके। तो जैसे आगे गर्मी का मौसम आने वाला है तो ऐसे में कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनका चयन हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं? देखिए
जो हम मोटे तौर पे देखें तो अभी जो ग्रीष्मकालीन है उसमें चौलाई की खेती सबसे ज़्यादा किसान करते हैं, क्योंकि उसका बीज भी उपलब्ध अच्छे से हो जाता है और वो इस मौसम के लिए बहुत अच्छी किस्म फसल भी है जी। उसमें कई सारी किस्में हैं, खासकर पूसा संस्थान को देखें तो उसने पूसा कीर्ति और पूसा किरण 2 अच्छी किस्में निकाली हैं। पूसा कीर्ति गर्मी के मौसम के लिए बहुत अच्छी किस्म है, इसकी पैदावार भी लगभग 45 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाती है, लगभग 5-6 कटाई इसकी हो जाती है। तो लेकिन गर्मियों में एक सलाह दी जाती है कि इसकी कटाई बार बार ना करके एक बार उगा करके और एक ही बार कटाई करें, उसकी एक ही बार उसको उखाड़ करके बंडल बना के उसको बेचें। ज़्यादातर सब्जियों में यही सलाह दी जाती है पत्तेदार की, क्योंकि बार बार कटाई करने वाली यहाँ थोड़ी सी समस्या आती है, दूसरी बार थोड़ा सख्ती आ जाती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। इसके लिए किस्में जैसे मैंने बताया पूसा कीर्ति, पूसा किरण है, पूसा कीर्ति ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा जो लाल कलर की जो चौलाई अभी दिखा रहे थे, पूसा लाल चौलाई, वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, साथ ही पैदावार भी उसकी बहुत अच्छी है, लगभग 45 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास उसकी पैदावार हो जाती है। इसी प्रकार यदि सेंट्रल इंडिया या फिर दक्षिण भारत में देखें तो जो भारतीय जो बागवानी संस्थान है उसने कई सारी अच्छी किस्में निकाली हैं। अर्का अरुण है, अर्का वरुण है, अरुणिमा है। अरुणिमा है वो लाल कलर की है, जैसे लाल चौलाई पूसा की है वैसे वो है, उसकी पूसा संरक्षा है। तो ये अलग अलग पूसा सुगंधा है, ये कई ऐसी किस्में हैं जिनकी पैदावार भी अच्छी है और साथ में इसमें कई बीमारियों से विरोधिता है, तो जिसमें दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक जैसे हमारे बनारस में संस्थान है, उसने भी एक अच्छी किस्म निकाली है, तो इनके बीज भी उपलब्ध होते हैं, तो किसान अलग अलग क्षेत्रों में इन अपने क्षेत्र के अनुसार किस्मों का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल चौलाई लगा सकते हैं आप, और किस तरह से आपको और कार्य करने हैं बताएंगे आपको। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। इस वक्त मंडी से हमारे साथ नागेंद्र सिंह नेगी जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मैडम हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में मतलब फरवरी एंड और से लेकर के और दिसंबर तक जो है टूरिस्टों की बहुत ज्यादा आमद होती है जी, तो वो पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं गन्ने का रस जी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये यूपी से, हरियाणा से, वहां से गन्ना मंगवा करके जो कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते सूख भी जाता है और ताजा भी नहीं होता जी। तो क्या ऐसी भी कोई किस्म है जो कि मंडी, कुल्लू, मनाली और हमारे शिमला वाले क्षेत्रों में जो में लगा सके, क्षेत्र है अपर हिमाचल में भी हो सकता है, ऐसी कोई किस्म है तो हमें बताया जाए, ताकि हम भी उनको ताजा करने का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म होगी और हमें फायदा भी ज्यादा होगा जी। बिल्कुल, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे डॉक्टर मीणा? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी कोई किस्म है, हमारे किसान लगा सकते हैं गन्ना? यस मैम, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे गन्ना प्रसारण संस्थान क्षेत्र के अंदर करनाल में एक किस्म है सीबो 9814, सीबो 98014। ये किस्म है जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, जहाँ पे जंगली सूरों की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये किस्म थोड़ी सख्त है, इसमें फाइबर थोड़ा कंटेंट ज्यादा रहता है। हालांकि ये अर्ली वैरायटी है और इसकी पैदावार भी अच्छी होती है, गन्ने की हाइट भी अच्छी है, तो आप आराम से लगा सकते हैं। वैसे आपका जो पहाड़ी एरिया है, ज्यादातर जो आप बात कर रहे हैं, उस एरिया में गन्ने की खेती वैसे कम की जाती है, लेकिन कुछ वैरायटी है जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ने निकाली है, उनमें ये सबसे अच्छी वैरायटी है जी। बिल्कुल, तो ये तमाम किस्में हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे किसान लगाने के लिए चयन कर सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर मीणा आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों की हम यहाँ पर बात कर ले तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने कहा कि कम ही खेती होती है, तो अगर ये चुनते भी हैं गन्ने को तो किस तरह की तैयारी करें? देखिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले तो कई प्रॉब्लम होती है, हमें पहले सोइल टेस्ट कराना होता है, क्योंकि जो हमारा जो गन्ने की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी भिन्न होती है। उसकी जो सोइल है वो थोड़ी मतलब हार्ड टाइप की होती है और रेड टाइप की होती है, पथरीली सोइल होती है। तो हम चाहते हैं कि एक तो सोइल टेस्ट हो, उसमें फाइबर कंटेंट जो कि है वो अच्छा डाले, उसकी तैयारी और उसकी जो एमडी प्लो है, जो डीप प्लो है, उससे करें। और मैं इसके साथ कहूँगा ग्रीन मैन्योरिंग, जो कि आप ले सकते हो, ढैंचा है, इसका आप 13 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से बो के उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करें। इसके अलावा आप उसके बाद में प्रॉपर 4-5 जुताई के बाद गन्ने की ट्रेन से, या फिर आप 3 फीट, 4 फीट या 5 फीट आपकी उपलब्धता के आधार पर इम्प्लीमेंट्स को यूज करें और फिर गन्ने की बुआई करें।
जी बिल्कुल। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो आपको किस तरह तैयारी करनी है और कौन सी किस्मों का चयन करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। मैदानी क्षेत्र में भी बिल्कुल सही समय चल रहा है इसकी बुआई का। क्या क्या आपको कदम उठाने की जरूरत है बताएंगे आपको, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती और साथ ही साथ गन्ने की बुआई के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो बस आपको अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर डायल करने हैं। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनकर उनके जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो याद रखिए हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियां और गन्ने की बुआई के संदर्भ में। बिल्कुल इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर सिंह का रुख कर लेते हैं। चौलाई के बारे में तो आपने बता दिया, और कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां हैं जो गर्मी में लगा सकते हैं किसान? देखिए, हम यदि पत्तेदार सब्जियों को देखें तो एक तो विदेशी सब्जियां होती हैं जो ज़्यादातर ठंड के समय होती हैं, और एक जैसे हमने बात की कि कमर्शियल लेवल पे जो अभी जैसे उसमें चौलाई, पालक ये मुख्य सब्जियां हैं, धनिया, और एक होती हैं स्थानीय सब्जियां जिनको भारत में इतना विविधता है और जगह जगह पे लोकल लोग अपने आसपास की जो सब्जियां होती हैं, जो भाजियां होती हैं, उनको भी खाते हैं। तो वो भी उनका भी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और बहुत बड़ी पैदावार उनकी होती है। उनको भी किसान जो लोकल लोग हैं उनको कर सकते हैं। चौलाई के अलावा यदि बात करें तो पालक भी इस समय होता है, इस समय लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ धनिये की भी अभी बुआई का समय है, कुछ लोगों ने कर रखी है, अभी कर भी सकते हैं। इन दोनों का भी कर सकते हैं। पालक में खासकर आलग्रीन है या पूसा भारती है, पूसा ज्योति है, ये किस्में आप ले सकते हैं। पूसा भारती की पैदावार अच्छी आती है। इनमें एक ज़रूर बात का ध्यान रखें कि इसकी मल्टीपल कटाई के लिए नहीं रहती। ये एक बार बोने के बाद इसको उखाड़ करके और बंडल बना के बाजार में बेचने के लिए सलाह दी जाती है, न कि बार बार कटाई के लिए। इसी प्रकार धनिये की बात करें तो धनिये में एक हिसार आनंद के नाम से एक अच्छी किस्म है, और उसके अलावा एक जैसे मैंने बताया था जो बागवानी का संस्थान है बेंगलोर में, उसने एक अर्का ईसा नाम से भी किस्म निकाली है। इन किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध होते हैं, उनके ले सकते हैं। और यदि इनका कोई दिक्कत होती हो लेने में, आजकल मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत है, तो बाजार से भी आप धनिये का बीज ले करके और इस समय लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश रखें कि जमीन पूरी नम अवस्था में रहे ताकि जमाव अच्छा हो, क्योंकि अभी गर्मी धीरे बढ़ रही है तो जमाव में दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल। तो धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, चौलाई का आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपके जो क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्में हैं आप उन्हीं का चयन करें यहाँ पर, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। बागपत उत्तर प्रदेश से कॉलर हमारे साथ। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी अपना सवाल पूछिए। ये गन्ने के बारे में पूछ रहा, बुआई में क्या गिरे जी? गन्ने के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? जो बुआई करे उसमें कौन सा खाद गिरे? बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टर मीना क्या कहेंगे आप? बागपत उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर जी। खेत तैयार करने के बाद हम क्या है, बुआई के टाइम हमें डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास 2 ही खाद यूज करने हैं। और डीएपी जैसे 1 एकड़ है उसमें 50 केजी डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास 33 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई है जो गन्ना बीजने से पहले कूड़ों में प्रॉपर तरीके से डालें, और उसके बाद ही गन्ने के सैट उसमें बिछाएं
और बिछाने के बाद क्लोरोपाइरिफास है उसको ड्रेंचिंग करें और उसके बाद में हल्की मिट्टी 1.5 से 2 इंच मिट्टी डालें। ज्यादा मिट्टी नहीं डालें, नहीं तो जर्मिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है। जी, तो ये खाद है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर मीणा, साथ ही आपसे हम इसके बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में कौन सी किस्में लगा सकते हैं हमारे किसान। पहाड़ों के बारे में तो आपने बता दिया। जी देखिए, हम अलग अलग क्षेत्र है हमारे यहाँ पूरे इंडिया में 5 जोन है, जिसमें हम यदि अपने नॉर्थ वेस्ट जोन की बात करें, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की, जो प्रचलित किस्में हैं वो CO 0238 जो कि बंडर वैरायटी ऑफ केन है, वो हमारे इंस्टीट्यूट ने निकाली है। गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल के द्वारा निर्मित ये वैरायटी है, जिसको कारण 4 के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी ने यूपी में 80% से भी अधिक और एरिया कवर किया है। और आज हम जो रिकवरी देख रहे हैं मिलों की, वो 12% से अधिक इस वैरायटी की देन है। इसके अलावा अलग वैरायटी है जैसे CO 0118 अच्छी वैरायटी है, रस के लिए भी अच्छी मानी जाती है और इसमें कोई बीमारी का प्रकोप भी नहीं आता है। अभी हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय केंद्र करनाल में कुछ मिडलेट वैरायटी जैसे CO 13035 है, वो निकाली है। इसको हम करण 14 के नाम से भी जानते हैं। इसकी पैदावार भी अच्छी है, अराउंड 86 टन पर हेक्टेयर, और रिकवरी भी अच्छी है, चीनी पत्ता भी जिसको बोलते हैं। तो किसान भाई है जो एक टॉल गेन है, थिक गेन है, अच्छा गन्ना है, इसकी भी आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र केंद्र करनाल में एक अनदर जो मिडलेट वैरायटी है वो CO 12029, उसको हम करण 13 के नाम से जानते हैं, और ये भी एक बहुत ही स्टेग्रीन टाइप की वैरायटी है और इसमें भी प्रोफ्यूज फ्लेवरिंग है और अच्छी पैदावार होती है। इसके अलावा रिसेंटली अभी जो कोरोना काल में हमारे क्षेत्र से एक पूरे उत्तरी भारत की सबसे अधिक चीनी वाली वैरायटी का निजात किया गया है, वो हमारी टीम ने ही किया है। उसमें मैं भी एक बिल्डर हूँ और उसका नाम है CO 15023। ये वैरायटी है, इसकी खासियत ये है कि अब तक की जितनी वैरायटी है उनमें 5 से 8% अधिक सरकरा वाली वैरायटी है, अगेती किस्म है। किसान भाई इसके बीज के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलों के माध्यम से उनको सप्लाई हो। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं और भी वैरायटी देंगे। जी, तो ये तमाम किस्में हैं, वैरायटीज हैं जिसका चयन हमारे किसान कर सकते हैं। गन्ने की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है, अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप किस्मों का चयन करें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब की कपूरथला से कॉल किया है हमें हरी सिंह जी ने। हेलो 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 जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब जी, गन्ने के बारे में पूछना चाहते हैं। एक इसकी किस्म आती है COG 91 और एक आती है COG 94, मतलब ये दोनों किस्में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसके झाड़ के बारे में पूछना चाहते हैं, कितनी की इसकी पैदावार होती है। और दूसरा सवाल है जी, चुलाई लगा रखी है और उसके में जो पत्ते हैं ना वो कीट खा रहे हैं, इसके बारे में कृपया करके बताया जाए, मेहरबानी। जी, आपके दोनों ही सवालों का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। आपका पहला प्रश्न गन्ने के ऊपर है, तो पहले डॉक्टर मीणा से सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर मीणा, क्या कहेंगे आप इनके सवाल के बारे में? जी, मैंने इनका सवाल पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं सुना, पर इनका जो सवाल है वो 91 और समथिंग लाइक 95 कोई वैरायटी है जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा वैरायटी रिलीज है। वो एक स्टेट रिलीज वैरायटी है और स्टेट के माध्यम से वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो वैज्ञानिक है वहां पे उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डिटेल में। हालांकि वैरायटी अच्छी है तभी वैरायटी रिलीज होती है, तो उसके संज्ञान में मैं उचित समझता हूं कि वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय केंद्र कपूरथला में जाके और उसका समुचित जो जानकारी है उसके संदर्भ में अगर वहां पर क्षेत्रीय केंद्र में जाकर के लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपके क्षेत्र की ही किस्म है। बिल्कुल, इसी के साथ आपका दूसरा प्रश्न था चौलाई के बारे में, तो डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, चौलाई में 2 मुख्यतः कीड़े देखने को मिलते हैं इस समय। एक तो एफिड जो सरसों में या ऐसी फसलों में रहता है वो कीड़ा आता है, और दूसरा जो कीड़ा होता है वो पत्ते काटने वाला कीड़ा होता है। तो पहले वाला रस चूसने का कीड़ा है, ये पत्ते काटने का है। यदि आपकी चौलाई में पत्ते काटने वाला कीड़ा है तो आप जैसे कि एंडोक्सिकार्ब या स्पाइनोसेट 3 मिलीलीटर
10 लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दें। और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि आज यदि छिड़काव किया है तो 7-8 दिन तक उसकी कटाई करके बाजार में ना भेजें हैं। उसका एक वेटिंग पीरियड होता है ताकि खाने वालों को उससे नुकसान ना हो। तो ये कोई ज़्यादा नुकसानदायक दवाई नहीं है, इसको हम सब्जियों के लिए सलाह देते हैं। तो स्पाइनोसाइड 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में। यदि कोई काटने वाला कीड़ा पत्ते काट रहे हैं तो, यदि रस चूसने वाले कीड़े आते हैं जैसे मैंने बताया एफिड्स हैं, जेसिड्स हैं, ये भी जुलाई में इस समय आते हैं क्योंकि दूसरी फसलें जैसे सूख जाती हैं तो इसके हरे पत्ते देख करके इधर भी वो आते हैं। तो उसके लिए जैसे कॉन्फिडोर 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके आप छिड़काव कर दिया, इसका भी कोशिश करें कि 5-6 दिन तक इसकी कटाई ना करें, उसके बाद कटाई करके बाज़ार में भेजें। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो किसान ऑर्गेनिक करते हैं, तो उसके लिए सलाह दी जाती है कि जो नीम का सत होता है 5% उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे से भी इसकी समस्या है वो कंट्रोल हो जाती है। तो इन आप जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं इनको आप करके देखिए, डेफिनेटली सुधार हो जाएगा। तो कोई भी विकल्प आप यहाँ पर चुन सकते हैं और अपनी जो चौलाई है उसकी जो भी समस्या आ रही है कीटों की यहाँ पर, उसको खत्म कर सकते हैं और अपनी फसल को आप सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जिंद हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार विनोद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो। हाँ जी, मैं विनोद कुमार से बोल रहा हूँ जी। जी, अपना सवाल पूछिए। बथुए के बारे में पूछना, क्या ये हाइब्रिड बथुआ आप लगते हैं जो 5-6 फीट का ऊंचा हो जाता है? और दूसरा सवाल ये है, क्या धनिया भी हरियाणा में स्टेम लगा सकते हैं? बताएं डॉक्टर से। अच्छा विनोद जी, जो आपने पूछा बथुए के बारे में जो 5-6 फीट का हो जाता है, पहली बात तो आपको मैं जानकारी दे दूं, ये हाइब्रिड बथुआ नहीं है, ये नॉर्मल बथुआ है, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है। ये किस्म है, हाइब्रिड संकर किस्म नहीं है, नॉर्मल किस्म है। इसका ये पूसा बथुआ 1 और पूसा बथुआ 2 के नाम से हमारी किस्में हैं पूसा संस्थान की। इसकी सही रोपाई तो देखिए सितंबर-अक्टूबर का महीना है, लेकिन अभी भी कुछ किसानों ने थोड़े दिन पहले लगाया था। अब धीरे धीरे जैसे लगाते हैं तो क्या होता है, गर्मी में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो और इसको हम लोग लगा करके इसकी पौध लगाते हैं, फिर लगभग 1.5 फीट की दूरी पे फिर ये पूरा झाड़ बनाता है जी। तो अभी ये सलाह नहीं दी जाती कि उसको लगा करके रोपाई करें। और हाँ, आप थोड़े क्षेत्र पे या फिर लगा करके इसको, जैसे मैंने बताया कि उसको थोड़े से दिन बाद में लगभग 40-45 दिन का होता है, फिर उसको कटाई करके उसके बंडल बना के आप बेचने के लिए ले सकते हैं। लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा ये जितना, क्योंकि उसके लिए इसको समय चाहिए होता है। अक्टूबर में लगाते हैं तो ये इतना बड़ा अच्छे से हो जाता है। जी बिल्कुल। इनका एक और सवाल था, हरा धनिया क्या लगा सकते हैं ये हरियाणा में? तो बथुए के बारे में इसकी दोनों किस्मों के बीज हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं, पूसा संस्थान में। अब बात होती है धनिये की, तो देखिए हरा धनिया अभी भी लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने जैसे किस्में बताई थी, 2 किस्मों के मैंने नाम लिया। आप जींद से हैं हरियाणा में तो हिसार आनंद आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा बीज उसका। और दूसरी चीज़, कई बार नहीं मिल पाता है यदि बीज अभी, क्योंकि धनिया का बीज पक रहा होता है इस समय में, कोई पुराना बीज है तो मिलेगा। तो बाजार में भी धनिया के बीज मिलते हैं, उसकी भी आजकल बुआई की जा सकती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको जैसे रात को भिगोएं, 12 से 24 घंटे उसको भिगो करके और 22 दिन से उपचारित करके और नम खेत में जिसमें अच्छी नमी हो उसमें बोएं। और फिर उसके बाद में नमी उत्तम मात्रा में बनाए रखें, ताकि क्योंकि इसमें 8-10 दिन लगते हैं इसके जमने में। इस चीज़ का एक बार जमने के बाद में ज़्यादा समस्या नहीं रहती। और कुछ किसान थोड़ा सा और भी लेट करते हैं तो उनके लिए सलाह दी जाती है कि कोई छाया बनाएं उसके ऊपर, जैसे शेड नेट या कुछ ऐसा, उससे जमाव अच्छा होता है, पत्तियाँ अच्छी बनती हैं और पैदावार भी अच्छी आती है। कर सकते हैं इसकी खेती जी। तो हरे धनिये की खेती भी आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, जो किस्म हमारे विशेषज्ञ ने बताई है आप उसका चयन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? श्रवण जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, आप अपनी टीवी पर ध्यान ना दें, आप सीधा हमसे सवाल पूछे फोन पर। हेलो श्रवण जी, अपना सवाल पूछिए। पूछ रहे हैं तो जी पूछें। सर, हम प्याज लगाए हैं तो 10 कट्ठा, उसका कुछ पत्ता जल रहा है। प्याज लगाया हुआ है आपने और उसका पत्ता जल रहा है? प्याज लगाए, प्याज का पत्ता जल रहा है, कुछ चढ़ा हो गया। जी डॉक्टर सिंह, देखिए प्याज में अभी ऊपर से पत्ता
पीला सा पड़ के और नीचे की तरफ सबसे ऊपर का हिस्सा होता है पत्ते का, इसको स्टेमफिलियम ब्लाइट बोलते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे, एक चीज़ और ज़रूर देखना, प्याज की जो खेती करते हैं उसमें कहीं एफिड तो नहीं है अंदर। जब प्याज के बिल्कुल एकदम अंदर देखते हैं तो कहीं एफिड तो नहीं है। इस समय ये भी समस्या आती है। एक पर्पल ब्लॉच की भी समस्या आती है, उसमें तो छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा समस्या स्टेमफिलियम ब्लाइट की आती है। वो एक फंगल बीमारी है जो फफूंद से फैलती है। और उसके रोकथाम के लिए जो आपके पास फंजीसाइड्स हैं जो आप किसान भाई यूज करते हैं, जैसे साफ है तो उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के लगभग 10 दिन के अंतराल पे दो स्प्रे कर दें। और फिर भी यदि समस्या बचती है तो 1 स्प्रे और कर दीजिए, उससे इसका बढ़ाव रुकेगा। तो इससे आप रोक सकते हैं इस समस्या को। जी, तो किस तरह से कवकनाशी का स्प्रे छिड़काव जरूर कीजिए। जी, तो किस तरह से आपको अपनी प्याज की देखभाल करनी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और ऐसे ही लगातार आपके सवालों के जवाब। एक चीज और बताना था इसमें कि इसमें जो प्याज के पत्ते पे जब हम दवाई छिड़कते हैं तो इसके पत्ते पे रुकती नहीं है दवाई, थोड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए स्टिकर जरूर डालें। जी, स्टिकर कोई भी, जैसे टिपोल हो या कोई आपके वहाँ दुकान पे जो मिलते हैं, उसको बोल दीजिए दवाई में डालने वाला स्टिकर चाहिए, तो उसकी भी मात्रा जरूर डालें। लगभग 5 ml 15 लीटर में जब डालते हैं तो उसके हिसाब से डालेंगे तो दवाई उसके ऊपर रुकेगी और ये बीमारी को रोकने से में मददगार होगी। जी, तो ऐसा है कि दवा टिकी रहे हमारे पत्ते पर, इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टिकर का भी यहाँ पर इस्तेमाल ज़रूर कर लें। तो बिल्कुल लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपके सवालों के जवाब यूं ही आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती और साथ ही गन्ने की बुआई के बारे में। कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा का यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर मीणा, किस्मों के बारे में आपने जानकारी दी, खाद के बारे में भी आपने बता दिया, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीज की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, और जब हम बुआई कर रहे हैं तो दूरी का कितना ध्यान रखना चाहिए हमारे किसानों को? जी देखिए, यहाँ गन्ने की जो बुआई है वो किसान कई डिस्टेंस पे कर सकते हैं, जैसे 3 फीट है, 4 फीट है और चौड़ी पंक्ति बिजाई जो 5 फीट है।
ये चुनाव है जो किसान अपनी सोल तथा मार्केट डिमांड के अनुसार कर सकता है। यदि किसान इंटरक्रॉप ले रहा है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो 4 फीट या 5 फीट पे गन्ने की बुआई करें जी। और जो ट्रेंच विधि से बढ़िया ट्रेन से जो ट्रेंच में करें उससे उसकी खूब निकालें और उसके बाद में प्लांटिंग करें। रही बात गन्ने की जो सीड रेट है, बीज की मात्रा है, जैसे पहले किसान है जो 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ बीज लगता था और उसमें काफी गन्ना वेस्ट होता था। अब हमने एक टेक्निक निकाली है तब उसके माध्यम से हम 75% गन्ना सेव कर सकते हैं और 25% गन्ने से ही 1 एकड़ की बुआई कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे बताऊंगा। सामान्यतः गन्ने की जो जमवाट है, यदि हम डायरेक्ट गन्ना बोते हैं तो 50 से 60% होती है जी। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहूंगा, यदि गन्ने की आंखें हैं, इसकी सिंगल सेट्स हैं, उनको हम यदि उगा दो पोर्ट्रे में और उसके पॉट तैयार करें, जिसको हम सेटलिंग बोलते हैं, उसके बाद में 100% जर्मिनेशन लेते हैं और हम प्लांट पॉपुलेशन प्रॉपर रख सकते हैं जी। इस विधि से हमें ओनली 10 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। अब इसमें यदि किसान डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यदि वो 4 फीट पे बो रहा है और 2 टू डिस्टेंस 4 है और प्लांट टू प्लांट यदि 1.5 फीट है तो उसको 7,500 पौधों की जरूरत होती है जी। और 7,500 पौधे हमारे 10 क्विंटल सीड में पर्याप्त है। और इसके साथ ही मैं एक चीज और करना चाहूंगा जी, बताएं। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र के अंदर करनाल में हमने एक मशीन डिजाइन की है, उसका नाम है क्वाड्रो सिंगल सेट बड कटर। ये मशीन की खासियत ये है कि इसमें 4 स्लॉट होते हैं। गन्ने सीधा 4 आदमी डायरेक्ट है जो गन्ने की कटाई कर सकते हैं। उसमें सिंगल सेट है जो निकलता है, उसकी साइज 35 mm से 42 mm के लगभग 2 इंच के आसपास होती है और वो साइज पर्याप्त होती है गन्ने की जो ट्रेने लेके बोने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही जो सीड ट्रीटमेंट में बहुत ईजी हो जाएगा जी। डॉक्टर मीणा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आपसे इसके बारे में और जानकारी लूंगी। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हमें कॉल किया है संतोष जी ने, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि हमें गन्ने की खेती करनी है ऑर्गेनिक में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम केमिकल फ्री करना चाहते हैं जी। तो गन्ने की जैविक खेती करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि हम गन्ने की खेती करना चाहते हैं ऑर्गेनिक में तो जी, ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। डॉक्टर मीणा, क्या कहेंगे आप इनको? जी मैम, देखिए ये अच्छी बात है गन्ने की ऑर्गेनिक खेती करना, और साथ में ही यदि आप गन्ने से ऑर्गेनिक जेगरी बनाते हैं तो निश्चित रूप से किसान डबल मुनाफा पा सकते हैं जी। क्योंकि उसकी मार्केट डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होती है और क्योंकि जो जेगरी आज 40 किलो मिल रही है जो कि जिसमें केमिकल है, वही जेगरी आपको 150 to 200 to 250 तक पर केजी जो ऑर्गेनिक है वो मिल रही है। तो मैं आपको ये ऐड करना चाहूंगा किसान भाई, ग्रीन मैन्योरिंग, एफआईआर, वर्मी कंपोस्ट और प्रॉपर तरीके से खेत में सोइल टेस्टिंग करा के और उसमें सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्टेटस चेक कराएं नियर बाई जो संस्थान है वहां से, और तभी इसकी ऑर्गेनिक खेती करें। क्योंकि नहीं तो ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे भी ध्यान होगा, जैसे नीम कोटेड है, यूरिया है, ऑर्गेनिक बायोपेस्टिसाइड्स हैं वो भी यूज करने हैं। क्योंकि जो गन्ना है उसमें बहुत से इंसेक्ट लगते हैं और समय समय पे हमें इंसेक्ट के जीवन क्रम की जानकारी भी जरूरी है। अतः मैं कहना चाहूंगा कि उसी तरह से हमें अलर्ट रहना होगा और जो नीम से रिलेटेड बायोपेस्टिसाइड है या अदर बायोपेस्टिसाइड है उसका समय समय पे प्रयोग करना होगा, तभी हम इस गन्ने की ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि किसान भाई और प्रॉपर ऑर्गेनिक खेती करके यदि वो अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बदाई कला गांव है जहाँ पे एक बदाई ब्रांड के नाम से गुड़ निकाला है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, और वो बदाई ब्रांड के नाम से जो गुड़ है वो उसकी मार्केट डिमांड 300 रुपए 350 रुपए मतलब देर से नहीं, तो वो काफी मुनाफा पा रहा है। इसलिए इस तरह से आप यदि अपेडा एक एजेंसी है उससे 3 साल तक यदि कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसको सर्टिफाई कर सकते हैं अपने खेत को, आप कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं।
तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक खेती को माध्यम से मुनाफा कमा सकते हैं। जी, तो ऑर्गेनिक खेती आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ तैयारियां यहाँ पर करने की जरूरत है, जिनके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। दिल्ली से इस वक्त सतवीर भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। जी हाँ, डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जो पत्तेदार सब्जियों के लिए जो हम कीटनाशक यूज करते हैं, क्या कुछ ऐसे कीटनाशक जी क्या जानना चाहते हैं आप? तो कुछ उसमें हर्बल मेडिसिन भी, हर्बल कीटनाशक भी पैदा हुए हैं, या उनके ऊपर कोई रिसर्च चल रही है, या केमिकल के बारे में कि जो केमिकल कीटनाशक हैं उनका कम से कम प्रयोग करके हम कुछ ऐसी चीजें यूज करें, रसायन मुक्त जो कवकनाशी है या कीटनाशी हैं उनका इस्तेमाल? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है वो एक कॉमन सा प्रश्न है जी। इसमें क्या होता है कि जब बहुत बड़े क्षेत्रफल पे किसान खेती करता है तो उसके लिए यदि वो रासायनिक खेती कर रहा है तो उसके लिए जो हम दवाइयाँ बताते हैं उसका एक साथ में वेटिंग पीरियड भी बताते हैं, कितने दिन बाद में इसको काटें या फसल में बाजार में पहुंचाएं, क्योंकि उतने दिन में उस दवाई का असर खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जो किसान जैविक तरीके से खेती करते हैं तो उसके लिए जैसे बीज उपचार की बात करें, शुरुआत में बीज उपचार की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम ट्राइकोडर्मा सजेस्ट करते हैं कि ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करें, ना कि बाविस्टिन से करें। बाविस्टिन फंगिसाइड है, यहाँ बाविस्टिन ट्राइकोडर्मा ले लें। उसके बाद जब हम रोपाई करते, जब थोड़ी फसल बड़ी हो जाती है और उसमें कोई कीड़े आते हैं, तो कीड़े जब आते हैं तो उसके लिए, जैसे मैंने अभी बताया था, एक किसान का फ़ोन आया, तो उसके लिए नीम के सत्व का जो स्प्रे है, जैसे 5% का स्प्रे करते हैं नीम सीड कर्नेल ऑयल का, उससे भी ये समस्याएं, जो कीड़े हैं, क्योंकि उनको एक डिटरेंस होती है, उनको पसंद नहीं करते नीम ऑयल की स्मेल को, तो वो उसमें नहीं आते हैं, तो वो भी एक उसमें रोधी का काम करती है। साथ में ऐसे कई सारे प्लांट्स के हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो सभी की मार्केट में उपलब्धता 1% बनी रहती है हमेशा, लेकिन नीम का सत्व उपलब्ध है और ये कई अलग अलग प्रकार के कीड़ों के प्रति ये कार्यगर पाया गया है। इसलिए मैंने आपकी इसके लिए सलाह, ज़्यादातर इसी की सलाह हम लोग देते हैं जी। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान देने वाली है, ज़्यादातर जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनकी अवधि बहुत कम होती है, लगभग 40-45 दिन की अवधि होती है। कई सब्जियां तो ऐसी हैं तो 30-35 दिन में ही कट जाती हैं। तो इतना जो कम समय है, इसमें ज़्यादातर कीड़े या बीमारियां आती हैं और वो इतना प्रभाव दिखाएं उससे पहले ही फसल कट जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा खाद, जो दवाई डालने की वो उतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा, यदि आप नीम के सत्व का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा जैसे मिर्ची और काली मिर्ची, लहसुन, इनका एक्सट्रैक्ट बना के भी कई किसान स्प्रे करते हैं जी। तो जिससे हमें रसायनों वाला जो कीटनाशी है उसका इस्तेमाल ना करना पड़े यहाँ पर। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह, आपसे ही मैं जानना चाहूँगी, हम लगातार यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे किसान कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं पत्तेदार गर्मी के मौसम में, तो बीज कहाँ से लें? क्योंकि बीज लेने की जब बात आती है तो विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी हो जाती है, और साथ ही साथ कितनी दर पे लगाना चाहिए? हाँ, देखिए, जैसे अभी चौलाई की बात कर रहे थे, तो लगभग अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है, लेकिन अभी जो मार्च का महीना है थोड़ा ठंडा महीना है, इसमें जमाव अच्छा रहता है। लेकिन अभी जो अप्रैल का महीना आएगा, मई आएगा, उसमें थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी बीज की दर ज़्यादा रखें ज़्यादातर सब्जियों के लिए। तो चौलाई के लिए लगभग 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें, धनिया की लगभग 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें, और पालक जो किसान करना चाहते हैं लगभग 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से रखें। 30 किलो ज़्यादा ठीक रहेगा। इन सबको बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आपने पूछा, एक किसान ने पूछा था, तो जो ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं वो बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कर लें, और जो जैविक खेती करते हैं वो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित कर लें और फिर बीज को बोएं। तो इस चीज़ का थोड़ा, रही बात स्रोत की, तो देखिए ज़्यादातर हम सरकारी संस्थान जो हैं उपलब्ध बीज कराते हैं, उनका उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे पूसा संस्थान है, बागवानी संस्थान बेंगलोर का है, या बनारस का संस्थान है, या कई जैसे हिसार यूनिवर्सिटी का भी मैंने बताया जी, क्षेत्र में जो बागवानी संस्थान होते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और यदि यहाँ कोई समस्या है जाने आने में तो आप प्राइवेट से भी ले सकते हैं।
लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसका पक्का बिल लें और उससे पूरी अच्छे से जान पहचान ले लें कि ये किस्म अभी बोने से हो जाएगी ना। थोड़ी सी इस चीज़ की ज़रूर पड़ताल कर लें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो प्रमाणित जगह से ही आपको लेना है बीज और कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बिल्कुल, ये जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। नए नंबर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा कर रहे हैं हम पत्तेदार सब्जियों की खेती और गन्ने की बुआई के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। आइए बता दें आपको, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, चेत कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्ते जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, गन्ने की बुआई की, हाँ सरसों के गन्ने की, सरसों और गन्ने की बुआई की थी जी 27 नवंबर में जी। तो गन्ने उसकी सरसों के फसल की तो कटाई हो गई जी। हाँ, उस सरसों कट गया और वो जो गन्ने की पत्ती है जी वो पत्ता वो सूख रही जो गन्ने की, जो गन्ना है उसकी जो पत्तियां हैं वो सूख रही हैं इस समय। जी क्या कहेंगे डॉक्टर मीणा? देखिए किसान भाई, आपकी जो फसल है उसमें आपने जो इंटर सरसों ली है, उसके बाद में आपने गन्ने की गोड़ सूख रही है क्या? तो ये एक इंसेक्ट है जिसको बोलते हैं क्या नाम से अर्ली सूट बोरर, जिसको हम प्रौढ़ छिद्रक भी बोलते हैं। और ये अर्ली सूट बोरर है क्योंकि इसको आप गन्ने पे अटैक करने का समय आ गया। जैसे ही हमारा फसल इतनी बड़ी होती है तो फिर उसमें अराउंड 45 डेज आफ्टर उसमें स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके कंट्रोल के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि 5% है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि इससे ज्यादा इन्फेस्टेशन है तो आपको क्लोरोपाइरीफास दवा का 2 लीटर 1 एकड़ में 2 लीटर दवा लेके और पानी 400-500 लीटर पानी में डाल के और उसकी गोड़ में स्प्रे करना है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपका इन्फेस्टेशन कम है तो उसको आप मैकेनिकली भी निकाल सकते हैं और उसमें दुर्गंध सी आती है, पहचान सकते हैं कि ये इंसेक्ट के थोड़ी सुंडियां भी मिल सकती है।
इसके कारण इसको आप आराम से पहचान सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपकी यदि कम इन्फेस्टेशन है तो पिल लेनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा है तो हमें ये चिंता का है, हमें क्लोरोपाइरिफॉस यूज करना है। बिल्कुल, तो क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया आपको। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। हरियाणा फरीदाबाद से हमारे साथ इस वक्त विजेंद्र यादव जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं पहली बार अपनी बार गन्ने की फसल लगाना चाहता हूँ, कौन सी लगाऊं, कैसे बूटी, इसके बारे में जानकारी लीजिए। क्या लगाना चाहते हैं आप? गन्ने की फसल लगाना चाहता था मैं पहली बार अपनी बार। गन्ने की फसल आप पहली बार लगाना चाहते हैं तो आप क्या तैयारी कर सकते हैं? डॉक्टर मीणा बता दें हमारे कॉलर को। जी मैं इनका एरिया जानना चाहता हूँ, कौन सा एरिया है मैम? फरीदाबाद हरियाणा। जी देखिए, फरीदाबाद हरियाणा और इसमें ऑलरेडी गन्ने की खेती भी कर रहे हैं किसान। तो जो अपनी CO 0238 वैरायटी है वो आप लगा सकते हैं। CO 0118 वैरायटी है, वो भी अच्छी वैरायटी है, वो भी आप लगा सकते हो। क्योंकि अभी मिडलेट में CO 13035 इसका बीज अभी आपको मिल नहीं पाएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप ये जो उपलब्ध वैरायटी है उन्हीं को ही लगाए। और नई भी वैरायटी है जैसे 15023 है, लेकिन उसका बीज आपको अभी बड़ा मुश्किल है मिलना, क्योंकि अभी निजात चाहिए। तो मैं आपसे, यदि आपको कोई संपर्क इनकेस कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सेंटर पे आए और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप हमारी एक गन्ना सलाहकार ऐप है उस पे आप गन्ने, क्योंकि आप नए किसान हैं तो आप गन्ने की खेती कैसे करें उससे संबंधित जानकारी भी आप डाल सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपका ऑलरेडी वेलकम। जी बिल्कुल, तो गन्ना जो ऐप के बारे में आपने बताया है, एक बार हमारे सभी दर्शकों को आप एक बार फिर बता दें कि हमारे जो भी किसान अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं। जी मैम देखो, हमारे गन्ना प्रजनन संस्थान केंद्र जो हमारा हेडक्वार्टर है कोयम्बटूर, उसके माध्यम से और हमारे गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से 3 लैंग्वेज में एक गन्ना सलाहकार ऐप डेवलप की है, जो कि अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, तमिल वर्जन भी है, जो सभी किसानों के लिए फायदेमंद है। इसको हम गूगल प्ले स्टोर पे जाके एंड्रॉइड फोन पे गन्ना सलाहकार डाल के केएम एडवाइजर के नाम से अंग्रेजी में या हिंदी में गन्ना सलाहकार डाल के अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं डाउनलोड के बाद अपनी इंफॉर्मेशन किसान किस लोकेशन का है और मतलब क्या करना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन ले लीजिए। उसके बाद तो घर बैठे बैठे हमारे किसान गन्ने की खेती के संदर्भ में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर मीणा की अंतर फसलीकरण की बात करें तो गन्ने के साथ कौन सी फसलें लगा सकते हैं किसान? जी मैम देखो, यदि शरदकालीन गन्ना किसान ले रहे हैं तो उसके लिए शरदकालीन जैसे अभी सरसों की बात की, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी के समय की बात करें तो कौन सी लगाएं? अभी के समय की, जैसे वसंतकालीन गन्ने की बात कर रहे हैं। अभी के समय जो किसान है शुरू के जो 4 महीने है 120 दिन तक कोई भी फसल जैसे दलहनी है, जैसे ब्लैक ग्राम है, जैसे उड़द है, मूंग है, वो ले सकते हैं। कुछ लोग कोरिंडर भी लेते हैं, ले सकते हैं, भिंडी भी ले सकते हैं जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा, और साथ में ही आपको एक अच्छा विकल्प बताता हूँ, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, जो मैरीगोल्ड है वो भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तमाम फसलें हैं जो हमारे किसान अगर प्लांटिंग कर रहे हैं जी, तो हमारे किसान अगर अभी गन्ना लगाना चाह रहे हैं और लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ ये अन्य फसलें भी हैं जिनका चयन कर सकते हैं। देखिए, गन्ना तो नकदी फसल है ही, साथ ही साथ इन फसलों का भी आप चयन कर लेंगे तो आपकी आमदनी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में डॉक्टर श्रवण सिंह जी भी मौजूद हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी तक पहुंचाई हैं, उसके लिए उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी डॉक्टर सिंह। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि किस तरह से आप पत्तेदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं और साथ ही गन्ने की बुआई के समय आपको कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे ई गोपाला ऐप व देसी नस्लों के संरक्षण के बारे में। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे बकरी पालन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, किस तरह से आपको ये बकरी पालन करना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो
बस अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर इन विषयों के संदर्भ में कोई भी सवाल है तो आप पहले ही हमारे तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए hellokisan2015@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप पहले ही अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। आप फेसबुक के जरिए जुड़िए, फेसबुक पर जाइए, हेलो किसान हिंदी में टाइप कीजिए और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।